और गजेटियर से लेकर के जिले का, वो आपके लिए पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो आप किसी भी तरह से काम करते हो, चाहे लैंड स्लाइड पर करते हो, चाहे किसी, तो वो आपको बताएगा कि उस समय किस तरह से पूरा समाज था, किस तरह का जमीन था, किस तरह का क्लाइमेट था, ये सारी चीज की जानकारी देगा। बहुत दिलचस्प आपको लगेगा। फिर जो ये वसाइल है गाँव, ये इनके बारे में जानकारी कहाँ मिलेगी? इनके बारे में जानकारी फॉरेस्ट वर्किंग प्लान में मिलेगी। वन विभाग ने बाकायदा एक कार्य योजना वो 10 साल के लिए बनाते थे और उस कार्य योजना के तहत ही सारा काम करते थे। तो 1894 में पहली बार कार्य योजना उन्होंने बनाई थी और वो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के पुस्तकालय में वो हर जगह के जंगल का मौजूद है। और उसका जब आप अध्ययन करेंगे, वो पूरी तरह से अंग्रेजी में है, लेकिन जब आप उसका अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी उससे संबंधित प्राप्त होगी। बाढ़ विस्थापित गांव, ये गांव उस तरह इस दौरान, इस पूरे 100 साल के बीच में जहां पर भी बाढ़ विस्थापित हुए या इधर से उधर गए, इन गांवों का कोई रिकॉर्ड नहीं। कहीं कहीं पर भूमि व्यवस्था अधिकारियों ने इनको ले जाकर के जंगल की जमीन पर बसाया है, तो उस टाइम का अगर कोई चिट्ठी पत्री मौजूद है तो वो है, नहीं तो नहीं। फिक्स डिमांड होल्डिंग के जो गांव हैं या वनग्राम के रूप में जो जाने जाते हैं गांव, इन गांवों में एक बात यह हुई थी कि वन विभाग इनसे लगान लेता था और वो लगान लेने के बदले इनको एक E3 रसीद दिया करता था। तो ये 2 जगह दर्ज होती थी। मान लीजिए आपको E3 रसीद दी गई, तो E3 रसीद के साथ साथ वो एक रजिस्टर इनका बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आप देखेंगे तो जानेंगे। उसका नाम है डेली कैश बुक। डेली कैश बुक में, और इसमें एक मद है, वो ये मद है RV सेकंड, ये रेंट ऑफ विलेज सेकंड। इसके अंदर बाकायदा सभी जो भी गांव में लोग रह रहे हैं उनके बाबा दादा लोगों का सबका नाम दर्ज है कि उन्होंने इस तारीख को इतने बीघा, इतने विश्वा पर, इतने रुपए, इतने आना लगान दे करके इतनी जमीन इन्होंने ली। अब ये सब पूरा सब चलता चला आया और 2002 में आसाम में एक घटना हो गई जिसमें ये छपा कि एक हाथी 3 के घर को गिरा रहा है और उसके नीचे एक महिला दबी हुई है। ऐसे को जब देखा गया तो तत्कालीन की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की बहुत बड़ी फजीहत हुई और इसके बाद में उनकी सरकार इस कानून को, वन अधिकार कानून को बनाने का काम उसने शुरुआत किया। लेकिन उसके बाद उनकी सरकार चली गई और इस कानून को काफ़ी वामपंथी साथी लोग, जो कम्युनिस्ट के साथी लोग थे, जो जंगल जमीन के आंदोलन पर लड़ रहे थे, जो तमाम सामाजिक लोग थे, इन सभी लोगों ने मेहनत किया और जब यूपीए की सरकार आई तो उसने जो है 15 दिसंबर को लोकसभा में इसे रखा, 18 दिसंबर 2006 को राज्यसभा में रखा गया और 21 दिसंबर को राष्ट्रपति की अनुमति मिली। ये एक ऐसा कानून था जिस कानून की खिलाफत करने के लिए सदन में कोई सदस्य मौजूद नहीं था। सभी ने, चूंकि ये ऐसा गरीबों से और आदिवासियों से जुड़ा मामला था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस कानून का विरोध करे, लेकिन पीछे पीछे वो लगे रहे और उस समय बचेतर सिंह जी जो उसके सचिव थे, उनके साथ मिल करके उन्होंने अंत में केवल इसके जो 2 भाग करा दिए और 2 तरह के कर दिए। एक ये करा दिया कि ये अन्य परंपरागत वन निवासी और एक जो अनुसूचित जनजाति के लोग होंगे, इन दोनों में जो रहने का और निवास करने का जो आधार था उसमें एक का 75 साल कर दिए और एक का 13 दिसंबर 2005 का कट ऑफ डेट कर दी। तो ऐसे में इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई पैदा करी और 75 वर्ष कहीं नहीं लिखा है, लेकिन
उसमें लिखा है कि जो 3 पीढ़ी से रह रहा हो, और पीढ़ी का तात्पर्य 25 वर्ष है, तो जिनको अधिकार नहीं देना होता है वो सारे लोग, वो जितना कानून आप जानते हैं उसका 1.5 गुना कानून को तोड़ने वाला व्यक्ति जानता है। वो चाहता है कि कैसे कानून में वो पॉइंट ढूंढता है जहां से लोगों को अधिकार न देना पड़े। फिर जब इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, उतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि 2005 से लगातार आंदोलन हम लोगों का चल रहा था, तो 2009 में जाकर के दावा फार्म भरने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें जो वन अधिकार कानून है, इसका पूरा नाम है अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, ये इसका पूरा नाम है। अभी आपने राजस्व संहिता के बारे में भैया से काफी जानकारी दी, थोड़ा सा खास अंतर मैं आपको इसमें से और उसमें से बता देता हूँ ताकि आपकी जानकारी थोड़ी सी और बढ़ जाए। एक बात तो यह है कि हमारा जो वन अधिकार कानून है वो कानून में आपको पट्टा देने की बात नहीं करता, वो आपको मालिकाना हक देने की बात करता है। मालिकाना हक का मतलब यह है कि जितनी जमीन 13 दिसंबर 2005 के पहले से आपके कब्जे में थी, उतनी जमीन पर आपको मालिकाना हक मिलेगा। लेकिन सीलिंग एक्ट यहाँ लागू है और सीलिंग एक्ट वहाँ लागू है। वहाँ राजस्व की जमीन में सीलिंग एक्ट जाकर के वो 5 हेक्टेयर और कुछ करके उतने पर उठता है, यहाँ का जो सीलिंग है वो 4 हेक्टेयर पर ही लग जाता है कि आपको 4 हेक्टेयर से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। लेकिन कितने पर दिया जाएगा कि अगर कोई अधिकारी या कहता है कि मैं आपको वन अधिकार का पट्टा दे रहा हूं, तो वो सरासर गलत कह रहा है। और ये कह रहा है कि मैं आपको जमीन दे रहा हूं, ये भी गलत कह रहा है, क्योंकि आप उस जमीन का दावा करने जा रहे हैं जो जमीन आपके पास पहले से मौजूद है। तो जो हमारा जितने में हमारा घर बना हुआ है, जितने में हमारी खेती हो रही है, ये हमारा पहला अधिकार होता है व्यक्तिगत, वो उसको रहने का अधिकार जमीन पर और खेती करने का। इसके बाद इसके अंदर 9 तरह के अधिकार और दिए गए। वो अधिकार बाकी के जितने भी भूमि संबंधी अधिकार हैं उनसे ये बहुत अलग और डिफरेंट अधिकार है। हमारे उसके अंदर जो चरागाहों के अधिकार, पहले से जो जलाशय चले आए हैं उनमें मछलियों को निकालने का अधिकार, वन उपज के निस्तारण का अधिकार, शहद, टसर, मोम, जड़ी बूटी, जलाओ लकड़ी, कंदमूल, ये सारा निकालने का अधिकार, वनों के सभी वन ग्रामों को राजस्व में परिवर्तन का अधिकार, विवादित जमीन पर अधिकार, राजाओं के द्वारा दिए गए पट्टों पर उस पर अधिकार, और या किसी विभाग के द्वारा अगर दिए गए हैं पट्टे उस पर अधिकार। इसके अलावा वन को लगाने, बचाने, पुनर्जीवित करने, संरक्षित करने का अधिकार, जो बहुत बड़ा अधिकार है। सारे जंगल पर मालिकाना हक प्राप्त करने का अधिकार वन निवासियों को और उसके संरक्षण के लिए। तो ऐसे में इसके अलावा एक और अधिकार है यथावत पुनर्वास का अधिकार, यानी कोई व्यक्ति अगर 13 दिसंबर 2005 के पहले किसी जंगल जमीन पर रहता था और उसको हटा दिया गया और उसकी जमीन बिना मुआवजा दिए छीन ली गई, तो उसको पहले वाली जमीन पर आकर के बसने या मुआवजा पाने का अधिकार उसका है। तो ये वन अधिकार जो है ये बहुत बड़ा, काफी बड़ा अधिकार है, लेकिन इसको प्राप्त करने की प्रक्रिया भी बड़ी दुरूह है। मान लीजिए आप अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति है तो उसको आप आसानी से दिला सकते हैं कि 13 दिसंबर 2005 के पहले से रहता चला आया है। उसके लिए आपने फार्म भरा, अपने गांव पर 15 लोगों की कमेटी, इसके लिए 3 स्तर की खास कमेटी। पहली कमेटी जो है निर्धारण के लिए 15 लोगों की गांव की कमेटी है, जिसमें महिलाएं होंगी, जिसमें अनुसूचित जाति के लोग होंगे, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लोग होंगे। ये सारे लोग मिलकर के वो कमेटी बनेगी और इन्हीं लोगों को तय करना है कि कौन आदमी यहाँ पर रहता है और कौन आदमी यहाँ पर नहीं रहता है।
पहले दौर में सत्यापन करके जमीनों के अधिकार के योग्य माना जाने वाला या उसको जो है अधिकार देने का काम जो करेगी वो ग्राम स्तरीय समिति ही करेगी। इसके अलावा गांव कहां से कहां तक था उसकी प्रकृति और सीमा करने का निर्धारण करने का काम भी वो ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति। अगर कि ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति ने कह दिया कि ये आदमी हमारे यहाँ अभी जल्दी में बसा है, ये पुराना आदमी नहीं है, तो उस आदमी का दावा खारिज कर दिया जाएगा। वो आदमी को खंड स्तरीय जो तहसील स्तरीय समिति है जिसके अध्यक्ष डीएम है, सचिव वीडियो है और सदस्य के रूप में 3 प्रधान सदस्य के रूप में है और एक जो है वन विभाग का कर्मचारी उसमें सदस्य के रूप में है। नीचे किसी भी स्तर में वन विभाग का कोई रोल इस कानून के अंतर्गत नहीं है। ये कानून आदिवासी मंत्रालय को दिया गया था और आदिवासी मंत्रालय का नोडल मंत्रालय उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण मंत्रालय है और समाज कल्याण मंत्रालय का जनजाति विकास विभाग इस पूरे कानून को देख रहा है। अब इसमें जो तीसरे स्तर की कमेटी है वो डीएम के अध्यक्षता में है, डीएफओ उसके सदस्य हैं, समाज कल्याण अधिकारी सचिव हैं और इसके बाद 3 जिला पंचायत सदस्य वो इसके मेंबर हैं। तो जो गांव पास करेगी वो खंड उसकी परीक्षा करेगी और जिले स्तर पर उसको बढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद अधिकार को मिल जाना है। लेकिन होता क्या है, ग्राम स्तर से समितियां पास करके पूरी उसको दावे को भेज देती हैं। दावे में 2 सबूत चाहिए, 1 से अधिक साक्ष्य पर विचार किया जाएगा। लेकिन उसमें उन लोगों का पहले बहुत सारा विवाद था कि हमको 1930 के पहले का रिकॉर्ड चाहिए। गांव में लोगों के पास झोपड़ी होती है, हर साल चलती है, कहाँ से रिकॉर्ड लाए। हम लोगों के यहाँ ये दिक्कत आई तो हमने तो छान मारा बहुत सारे जगहों से, पूरे भारत से, यहाँ तक कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून से, तमाम ऑफिसों से, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता से, बहुत सारे जगहों से हम लोगों ने निकाला और निकाल करके उनके सामने जब हमने प्रमाण रख दिए कि इतने इतने वर्षों से ये लोग रहते हैं, तब मजबूर हो करके और इसके बाद में अधिकारों को देने की बारी है। लेकिन इसके बाद कह दिया गया कि ये क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है, ये क्षेत्र क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, ये क्षेत्र कोर जोन है, ये क्षेत्र ऐसा है वैसा है। मैंने फिर उसके सारे गैजेट नोटिफिकेशन निकाले और उसके बाद उनके सामने रखा कि जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये क्षेत्र बाघों के प्राकृतिक वास के लिए संरक्षित किया रखा जाएगा, किंतु इससे अन्य वन निवासियों, अन्य परंपरागत वन निवासियों और अनुसूचित जाति के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो वहाँ फेल हो गए उनका। और इसके बाद में बहुत तरह से अड़ंगेबाजी चल रही है। अभी भी कह दिया गया कि जिसके पास रेवेन्यू की जमीन होगी उसको हम फॉरेस्ट की जमीन नहीं देंगे। लेकिन उसमें भी गुजरात के मामले में एक गाइडलाइन आई थी, उसको हम लोगों ने प्रस्तुत किया है और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अभी जनजाति मंत्रालय से पत्र भी लिखवाने का प्रयास चल रहा है। उसमें लिखा हुआ है कि वन अधिकार कानून का उद्देश्य लोगों की आजीविका को मजबूत करना है, न कि कमजोर करना। 4 हेक्टेयर तक वन भूमि पर अधिकार देते समय राजस्व की भूमिका संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश के ऐसे अधिकारी हैं जिनको मैं क्या कह दूं, वो सारा वन अधिकार कानून को अपने हिसाब से घुमाना चाहते हैं। और चूंकि वन का जो साम्राज्य है वो बहुत बड़ा है, एक डीएम उसका ज्यादा से ज्यादा 2100 करोड़, 2000 करोड़, 2500 करोड़ का बजट बनता हो। वन के पास जो संपदा है, वन विभाग के पास, उसके पास संपदा करोड़ों में नहीं, अरबों में नहीं, खरबों की संपदा। गांव वालों के पास देने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास देने के लिए जंगल के पेड़ हैं, उनके पास गेस्ट हाउस है, उनके पास पर्यावरण नाम का एक भयंकर शब्द है जिसकी आड़ में आप किसी की भाई हत्या कर सकते हो, कोई भी जमीन ले सकते हो। तो ये तमाम तरह के कानून वन विभाग की बड़ी ढंग से रक्षा करते हैं और वो उसकी एक जमींदारी है, उसका पूरा साम्राज्य है, उससे लड़ना बहुत कठिन होता है लेकिन असंभव नहीं होता। यदि आप लड़ें तो उस पर निश्चित अधिकार पा सकते हैं।
23 मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज किया, कोई ऐसी धारा दफा नहीं है जो न लगाया हो। इसके बाद जेल में भी रखा और तमाम तरह के उत्पीड़न, तमाम तरह की चीजें किया। मैं अपने घर से 135 किलोमीटर दूरी पर रहता और अकेले रहता हूँ। उसके बावजूद बहुत सारी दिक्कतों को झेलते झेलते आज 273 लोगों को 181 हेक्टेयर जमीन पर मालिकाना हक दिलाने का काम हम लोगों ने किया। और अभी लगातार हम लोगों की प्रक्रिया पूरी चल रही है। अभी हमारे और गांव भी राजस्व ग्राम होंगे। उत्तर प्रदेश में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं, ये आप मत सोचो कि आपका वन अधिकार से कोई मामला जुड़ा नहीं, या हम ये न सोचें कि ये भूमि अधिकार का अलग का कोई मामला है। या सभी लोगों को एक साथ संगठित होना पड़ेगा, इस पूरी लड़ाई को एक साथ लड़ना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि चूंकि ये जो संतों की जमात है, ये जितने लोग बैठे हैं तपस्या करने वालों की जमात है, और चोर इकट्ठा हो जाते हैं आसानी से, और संत एक मत पर इकट्ठा नहीं होते हैं। वो एक दूसरे के अंदर एक दूसरे को नीचा दिखाने, एक दूसरे का साथ न देने, एक दूसरे से किनारे रहने, अकेले लड़ने, इस सब चीज में विश्वास करते हैं। ये चीजों को छोड़ना पड़ेगा और वन अधिकार का मुद्दा हो और चाहे भूमि अधिकार का मुद्दा हो, इसकी संगठित लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाकर के इस समस्या का हल हो सकता है। मैंने थोड़ा कुछ बताने का प्रयास किया है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी आप लोग कोई सवाल चाहें तो पूछिए। तो कोई सवाल आप लोगों के पास है? क्योंकि ज्यादातर लोग जंगल मैंने भैया से कहा था, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा। गुफरान भैया से हम लोगों की बात हुई थी कि इस बार की जो कार्यशाला होगी वो कहाँ कतरनिया घाट में होगी, लेकिन भैया वादा से पलट करके फिर हम लोगों को यहाँ